नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है जीवन का युद्ध। मीना जी अपने चाय और 2 बिस्किट का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें सौंधी सी खुशबू अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके मुंह में पानी आने लग जाता है। आज बहू देसी घी में मूंग का हलवा बना रही है। क्या कोई मेहमान आने वाला है? अरे नहीं नहीं, हो सकता है बच्चों ने जिद की हो या फिर राघव के लिए बना रही होगी। उसे भी तो मेरी तरह मूंग का हलवा बहुत पसंद है। शायद बहू को याद हो कि मुझे भी मूंग का हलवा बहुत पसंद है। जब सबके लिए बना रही हैं तो 2 चम्मच तो मुझे जरूर देगी। अब मीना जी ने इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वह रसोई में जाकर अपने लिए कुछ बना सके या बहू जो बना रही हैं उसे देख भी सके। पति का देहांत क्या हुआ, मीना जी के रसोई से उन्हें बेदखल किया गया। अब तो बहू की कृपा हो और जो मिल जाता चुपचाप उसमें ही पेट भरना पड़ता था। तभी उनकी बहू मनीषा एक पुराने कप में फीकी चाय और 2 बिस्किट लाकर उनके सामने रख दिए तो मीना जी की आंखें हलवे को ढूंढने लगी। उन्होंने सभी संकोच को त्याग दिया और पूछ बैठी, बहू क्या तुमने मूंग का हलवा बनाया है? पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है। जरूर राघव ने कहा होगा या फिर बच्चों ने जिद की होगी। तुम्हें तो याद ही होगा, मुझे मूंग का हलवा बड़ा पसंद है। अगर थोड़ा सा बचा हो तो 2 चम्मच मुझे भी दे दो। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। गुस्से में मनीषा बोली, लो कर लो बात। यहाँ लोगों को खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिल रही, इन्हें मूंग का हलवा खाना है। लोग रात में सपने देखते हैं, यह दिन दहाड़े सपने देखती हैं। यहाँ बैठी बैठी यह बस रसोई की तरफ सूंघती रहती हैं। देखो तो जरा, घर के काम करने में हड्डियों में दर्द होने लगा है। बुढ़ापा आ गया है और इसकी छठी इंद्रियां हलवे की सुगंध तुरंत कैसे पहचान लेती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए भी अब उनके रहते कुछ बना नहीं सकती। अब इनकी जीभ इतनी लपलपाती है कि मेरे बच्चों को कोई भी चीज हजम नहीं होती है। मीना जी आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कहो। मैं अपने पोते पोतियों के खाने पर क्यों नजर लगाऊंगी? वह तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं और हलवे की सुगंध आई तो मन ललचा गया। और कोई बात नहीं है, वह बोली, पता नहीं मेरे बच्चों की किस्मत में ही ऐसी दादी क्यों लिखी थी जो उनके ही खाने पर नजर लगाती है। भगवान को भी मुझसे ही दुश्मनी थी। अरे कम से कम इनके 2 बेटे होते तो मेरी छाती पर मूंग तो ना डलती। कुछ रोज कम से कम दूसरे के घर जाती तो मैं भी चैन की सांस लेती। जरा सी शर्म नहीं इस बुढ़िया में। यह भी नहीं सोचती हैं कि इनका पति यहाँ खजाना गढ़ कर नहीं गया है जो मैं इन्हें हलवा पूरी बनाकर खिलाती रहूंगी। जली कटी बातें सुनाकर मनीषा वहां से चली गई और बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीना जी को तो मानो काटो तो खून नहीं। अपनी किस्मत को कोस रही थी कि बेटा भी कैसा है जो एक बार माँ के दरवाजे पर झांकने तक नहीं आता कि माँ जी रही है कि मर रही है। शायद बुढ़ापे की यही नियति होती है। तभी तो भूख क्या होती है ये बूढ़े माता पिता को बेटे बहू के राज में पता चलता है। मीना जी चुपचाप अपनी फीकी चाय और बिस्किट लेकर अपने कमरे में चली गई और उस दिन को याद करने लगी जब बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा था। मीना जी फूट फूट कर रो रही थी कि बिना बेटे को देखे वह कैसे रहेंगी। जिस बेटे को वह अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी, उसे एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेजे।
अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे राघव को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा था। मीना जी के पति दिनेश बाबू कहते हैं, मीना बेटा अगर साथ में रहेगा तो और तुम्हें तकलीफ होगी। बेहतर है बाहर की जिंदगी को देखेगा, तब उसे माँ बाप की कदर होगी। और तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं हूं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आगे चलकर राघव लायक हो जाएगा तो तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा। बेटा दूसरे शहर क्या गया, बस जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो फोन करता और कहता, बाबूजी आप थोड़ी ज्यादा मेहनत किया कीजिए। आप जितना पैसा भेजते हैं उतने में दूसरे शहर में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे दोस्त लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और एक मैं हूँ जो गांव के गंवार जैसा रहता हूँ। दिनेश बाबू बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा, पर तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। अरे तुमसे ही तो हमारा जीवन है, भले ही मेरी सेवा मत करना, पर आगे चलकर अपनी माँ का बस पूरा ख्याल रखना। बेटे की खुशी के लिए दिनेश बाबू ने ओवर टाइम काम करना शुरू कर दिया। वह एक तेल की फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह जाते, शाम में आते, दो रोटी खाते, फिर रात को ड्यूटी में चले जाते। नींद और आराम तो मानो दिनेश बाबू से रूठ चुकी थी। मीना जी कई बार कहती, सुनो जी, इतनी भी मेहनत मत करो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप अपनी तकलीफ बेटे से बताते क्यों नहीं हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वह कह दे, मीना तू मेरी चिंता मत किया करो, कल को तुम्हारा बेटा लायक बन जाएगा तो देखना, हम दोनों को एक काम करने नहीं देगा। उसकी पत्नी आएगी, तुम्हें माँ की तरह रखेगी, तुम्हारे खाने पीने सामान में कभी कमी नहीं आने देगी। एक औरत को जितनी बेटे की चिंता होती है उतना ही पति की भी चिंता होती है। और मीना जी की चिंता एक दिन हकीकत में बदल गई, जब एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और दूसरे लोगों को बचाव में दिनेश बाबू की जान चली गई। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, इसलिए मीना जी ने उसे एक बार में ही पैसे भेज दिए। राघव पिता के क्रियाकर्म में आया और 15 दिन बाद पढ़ाई का बहाना करके लौट गया। इधर मीना जी उस घर में अकेली हो गई। हर रोज बेटे को आने का कहती या साथ ले जाने को बोलती। 8 महीने बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके राघव साथ में बहू को ले आया। मीना जी आश्चर्य में पड़ गई। जिस बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, बेटा अपनी इस खुशी में माँ को भी शामिल न कर सका। बेटे की खुशी में उन्होंने अपनी खुशी देखी और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद तो मीना जी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। बेटा बेटा ना रहा और बहू ने अपने ही घर में पराया कर दिया। सच कहते हैं लोग, औलाद को जब तक जरूरत होती है तभी तक माता पिता को पूछते हैं। जिस दिन वह संपन्न हो गया और उसे एक बहू मिल जाए तो फिर कौन से माँ बाप और कौन से सास याद नहीं रहता। पिता के प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला तो राघव बोला, माँ आप इस पैसों को नहीं संभाल पाएंगी, मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ। और अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। इस शहर ने हमसे बस छीना ही है, कुछ दिया नहीं है। इस शहर में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। इतना कहकर बेटे ने माँ से कोरे कागज पर दस्तखत करवाया और घर बेचकर दूसरे शहर में माँ के नाम पर घर ले लिया।
ताकि माँ को भी तसल्ली रहे कि बेटा बदला नहीं है। बहू सास को साथ रखना तो नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरी थी, तो मीणा जी को भी ले गई, यह सोचकर कि बड़े शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती हैं। सास रहेंगी तो फिर आराम रहेगा। मीणा जी को तो बस बेटे का साथ चाहिए था और मनीषा को फ्री में काम वाली मिल गई। वह मीणा जी से घर के सारे काम करवाती और खुद ठाठ से रहती थी। वह दिन और आज का दिन, मीना जी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। दूर से कहीं मंदिर की घंटी की आवाज आई तो मीना जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। रात के खाने का समय हो गया था। हलवा तो मिला नहीं, भूख से मन बेचैन हो रहा था। तभी मनीषा दो रखी रोटी की फीकी दाल और बासी चटनी लाकर उनके सामने रख देती है, मानो भिखारी को दे रही हो, और चली गई। उस खाने को देखकर मीना जी की बची खुची भूख भी मर गई। बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस थाली को हाथ लगाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मृत्यु के बाद तो हर किसी को मोक्ष मिल जाता है, पर असल सजा तो जिंदा रहने पर उसे काटना पड़ता है, क्योंकि जीने के लिए भूख तो मिटानी ही पड़ती है। बेचारी मीना जी किसी तरह सूखी रोटियों को दाल में डुबोकर थोड़ी देर छोड़ देती, फिर आंसुओं के साथ खाती, पर उनकी भूख मिटी नहीं थी। रात के 10 बज रहे थे। भूख से करवट बदलती मीना जी कभी पानी से पेट की आग बुझाती, तो कभी खिड़की खोलकर ताजी हवा को अपने अंदर भरती थी। आंखों में आंसू भरकर अपने आंचल को मुंह में दबाती, ताकि उनके सिसकने की आवाज कमरे से बाहर ना निकल सके। अपने पति की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती, आपको जरा भी दया ना आई मुझ पर, जो मुझे यूं अकेले छोड़कर चले गए। देख रहे हो मेरी हालत, क्या आपके रहते कभी मैं भूखी सोई थी? भूख क्या होती है यह आपके बेटे बहू के राज में मैंने जाना है। और रोती रोती एक रात और बीत गई। अगले दिन रविवार था। पूरे परिवार के लिए खीर पूरी बनाई थी। मीना जी सोचने लगी, यह बहू मुझे जलाने के लिए रोज नए व्यंजन बनाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आज तो राघव भी घर में है, शायद आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। यही सोचकर मीना जी हॉल में जाकर बैठ गई। जैसे ही बेटा खाने की टेबल पर आया तो मीना जी बोली, आ गया बेटा, मैं तेरी ही राह देख रही थी। कितना समय हो गया है तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया है। राघव गुस्से में बोला, मनीषा, मेरा खाना कमरे में ही दे दो, यहाँ मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकता हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मनीषा गुस्से में तिल मिलाकर बोली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। पहले मेरे बच्चों पर नजर लगाती थी, अब अपने बेटे के खाने पर भी नजर लगाने लगी। हे भगवान, आप कितनी बेशर्म हैं। खाने के अलावा आपको कुछ सूझता है कि नहीं? पहले पति को खा गई, अब क्या बेटे को खाएंगी? इतने कठोर शब्द सुनकर मीना जी मानो अंदर से हिल गई। लग रहा था उनके कानों में किसी ने गरम तेल डाल दिया हो। उनकी आंखों में आंसू टपके जा रहे थे। मनीषा उन्हें अब शब्दों से घायल कर रही थी, पर बेटा पलटकर देखने भी नहीं आया। मीना जी ने मन में न जाने कहां से साहस आया। उन्होंने कहा, बस करो बहू, बहुत हुआ। अरे, 2 रोटी इज्जत की तुम मुझे खिलाती नहीं हो, जितना बेइज्जत करती हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? जब अपनी औलाद ही मुंह फेर ले तो दूसरों से क्या कह सकते हैं? अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मनीषा बोली, तो किसने रोका है? अरे,
वह तो हमारी मजबूरी थी जो हम आपको यहाँ साथ लेकर आए, वरना वहाँ लोग कहते बेटा नालायक है। उन्हें क्या मालूम कि आपके जैसी लालची माँ जो अपने ही बच्चों के खाने पर नजर रखती है। जाओ, जाओ कहीं जगह मिले तो मुंह छुपाओ, हमारा भी पिंड छूटे। इतना कहते हुए मनीषा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर लिया। बेटे बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि मीना जी अपनी बात साबित करके दिखाएंगी। उन्होंने अपनी एक साड़ी में अपने बचे खुचे कपड़े, अपने पति की तस्वीर और कुछ कागज रखकर पोटली बनाई। दोपहर में जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप घर से निकल गई और लोगों से पूछते पूछते शहर के आखिरी छोर पर एक वृद्धाश्रम था, जहां वह पहुंची और उन्होंने अपनी सारी परेशानी साझा की और अपने बेटे बहू के खिलाफ कंप्लेंट करने की इच्छा जताई। इधर मीना जी को न पाकर मनीषा बहुत खुश हुई। बेटा बोला, देखना 2-4 दिन में धक्के खाकर फिर वापस लौट कर आएंगी। मनीषा बोली, उन्हें मैं घर के अंदर आने दूंगी तब तो आएगी। और वह दोनों उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। समय बीता। मीना जी जो पाक कला में बहुत निपुण थी, अब वह उससे वृद्धाश्रम में रसोई का काम संभालने लगी। इधर वृद्धाश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक संस्था वालों से मिलवाया और पुलिस में जाकर उन्होंने अपनी याचिका दर्ज करवाई। करीब 2 हफ्ते बाद बेटे बहू के पास पुलिस पहुंची और घर के कागज देखने के लिए मांगे तो सारी बात आईने की तरह साफ हो गई। बेटा बहू मीणा जी से माफी मांगने की गुहार लगाने लगे, परंतु मीणा जी उनसे मिलने से इनकार कर देती हैं। उन्होंने अपना निर्णय बना लिया था कि अब वह वृद्धाश्रम में ही रहेंगी और उसे घर को किराए पर लगा देंगी। जो भी किराए का पैसा आएगा उसी से वह अपना बचा हुआ जीवन काटेगी। जब आश्रम की महिलाओं ने उनसे इस कठोर निर्णय का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा, कोई भी माँ कठोर तभी बनती है जब औलाद उन्हें मजबूर करती है। जिन बच्चों को हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं, उन्हें उन्हीं की आंखों की हम किरकिरी बन जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। मीना जी को आज भी अफसोस होता है कि काश उन्होंने दिनेश बाबू को अपने बेटे के लिए खून पसीना एक नहीं करने दिया होता, तो फिर शायद वह उनके साथ आज जिंदा होते, वक्त बिता रही होती। जाने वाला तो चला गया, पर जो बचा है उससे तो जीवन का यह युद्ध लड़ना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।